ब्रैकेट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 9 मई के करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। इससे आपके मेंस में, प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस नहीं होगा, सभी के सभी क्वेश्चन आप करके आ पाएंगे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है और उसके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स, विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी लेना चाहते हैं, तो वो भी मुझे इसी नंबर पर 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 9 मई की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर। उनकी अभी 401st यानी कि 401वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गुरु तेग बहादुर जो हैं वो अभी न्यूज़ में भी रहे हैं, 401वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए, या उत्तराखंड पीसीएस भी पूछ सकता है आपसे, एंशिएंट हिस्ट्री में पूछ सकता है या आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है इसके ऊपर सवाल। तो चाहे वो प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर हैं, उनका जन्म अमृतसर में हुआ था 21 अप्रैल 1621 को, टू माता नानकी एंड गुरु हरगोबिंद। तो जो गुरु हरगोबिंद थे, जो सिखों के 6वें गुरु थे, उनके यहाँ वो उनका जन्म हुआ। हु रेज्ड एन आर्मी अगेंस्ट द मुगल्स एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरियर सेंट्स। तो जो हरगोबिंद थे, उन्होंने मुगल्स के खिलाफ जो था एक आर्मी उन्होंने खड़ी करी थी, और वॉरियर सेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो गुरु हरगोबिंद ही लेके आए थे। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, तो एज अ बॉय जो तेग बहादुर जी थे उनको त्यागमल कहा जाता था, क्योंकि उनका एस्केटिक नेचर था, यानी कि वो सब चीज़ें त्याग देते थे। जो दुनिया की जो आप कह सकते हैं जो लोभी वाली जो चीज़ें होती हैं, उनमें वो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। ही स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड इन अमृतसर। तो उनका बचपन अमृतसर में गुजरा, अंडर द ट्यूटलेज ऑफ भाई गुरदास हु टॉट हिम गुरुमुखी। अब देखिए, भाई गुरदास ने उनको गुरुमुखी सिखाई, हिंदी, संस्कृत और इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ाई। देखिए ये सब सवाल स्टेटमेंट बन के यूपीएससी पूछ सकता है, यूपी पीसीएस पूछ सकता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस में आपको क्या हेल्प मिलेगी, उत्तराखंड में जब आपके ऊपर अगर सिख फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन आता है या सिखिज्म धर्म के ऊपर सवाल जब भी कभी बनता है, तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। वेल बाबा बुधा ट्रेंड हिम इन स्वॉर्डमैनशिप, यानी कि तलवारबाजी सिखाई उनको, आर्चरी सिखाई जो तीरंदाजी थी, और घुड़सवारी सिखाई है बाबा बुधा ने। वो सिर्फ 13 ही साल के थे जब उन्होंने एक बहादुरी से एक युद्ध लड़ा मुगल चीफ्टन के खिलाफ। हिज ब्रेवरी एंड स्वॉर्डमैनशिप, यानी उनकी जो बहादुरता थी और जो उनकी तलवारबाजी थी, इसी वजह से उनका नाम तेग बहादुर पड़ गया। उनकी शादी हुई माता गुजरी से, जो कि करतारपुर की हैं, 1632 में, एंड सब्सिक्वेंटली लेफ्ट फॉर बकाला नियर अमृतसर। उसके बाद वो फिर बकाला के लिए चले गए, जो कि अमृतसर के पास था। गुरु तेग बहादुर जो थे, ये सिखों के 9th गुरु थे। तो आफ्टर गुरु रामदास, अगर हम गुरु रामदास देखें जो कि चौथे गुरु थे सिखों के, जो गुरुशिप थी वो हेरिडिटरी हो गई थी, यानी कि अगर फादर है तो उनके बेटे फिर गुरु बनेंगे, उसके बाद फिर उनके बेटे गुरु बनेंगे। तो चौथे सिख गुरु के बाद उनकी जो हेरिडिटरी थी, जो गुरुशिप थी वो हेरिडिटरी हो गई थी। वैन तेग बहादुर एल्डर ब्रदर गुरुदत्ता डाइड यंग, जब गुरु तेग बहादुर के जो बड़े भाई थे गुरुदत्ता, जब उनकी डेथ हो गई, तो जो गुरुशिप थी वो वेंट टू हिज 14-year-old सन गुरु हर्राय। तो उसके बाद उनकी गुरु हर्राय के पास चली गई 1644 में। ही रिमेन्ड ऑन द सीट अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 31 इन 1661। फिर गुरु हर्राय को सक्सीड किया उनके 5 साल के बेटे गुरु हरकिशन ने। उनके बाद हु पास्ड अवे इन दिल्ली इन 1664, जिनकी डेथ 1664 में हो गई। उसके बाद इट इज़ सेड दैट व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज सक्सेसर ही टुक द नेम ऑफ बाबा बकाले एज हिज ग्रैंड अंकल। तो उसके बाद अगर उनसे पूछा गया कि अब आपके सक्सीडर कौन होगा, तो उन्होंने बाबा बकाले का नाम दिया। ये चीज़ अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है या सिखिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो। तो गुरु तेग बहादुर हैड बिल्ट अ भोरा, यानी उन्होंने एक बेसमेंट बनाया अपने घर में बकाले में, वेयर ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिटेशन, जहाँ पे वो अपना ज़्यादातर समय मेडिटेशन करते वक्त ही बिताया करते थे, यानी ध्यान में बिताया करते थे। इन द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, जो भोरा है यानी बेसमेंट है, वर कंसिडर्ड आइडियल फॉर मेडिटेशन एज दे वर साउंड प्रूफ, क्योंकि जो बेसमेंट थे उनको मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि वो साउंड प्रूफ होते थे। वहाँ पे बाहर से कोई भी शोर नहीं आता था, एंड हैड एन इवन टेम्परेचर, और एक हमेशा एक इवन टेम्परेचर रहता था, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता था अंदर, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। बट सिंस गुरु हरकिशन हैड नॉट डायरेक्टली नेम्ड गुरु तेग बहादुर, मैनी क्लेमेंट्स क्रॉप्ड अप। लेकिन जब गुरु हरकिशन गए तो उन्होंने डायरेक्टली गुरु तेग बहादुर का नाम नहीं लिया, उन्होंने बस बाबा बकाले का नाम लिया।
तो अब ये बात थी कि गुरु तेग बहादुर ही वो अगले जो बाबा बकाले हैं वो होंगे। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फोकलोर है इसमें कि एक पर्सन थे, उनको एक सपना आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 500 कॉइन्स जिसके पास होंगे तो वही अगला गुरु होगा। तो कई लोग जब ये कह रहे थे, ये जब कई लोग ये विश कर रहे थे कि मैं गुरु बनूंगा या मैं गुरु बनूंगा, तो जो जिस आदमी को सपना आया 500 सिक्कों वाला, सोने के सिक्कों वाला, तो उसने कहा कि मुझे सपने में जितने भी सिक्के दिखाई दिए थे, अगर आप में से जो भी वो पर्सन बता देगा वही उसको ही मैं गुरु मानूंगा। तो और वो चीज़ जो बताई थी वो गुरु तेग बहादुर जी ने बताई थी। तो गुरु टाइम में अगर हम देखें तो औरंगज़ेब वॉज द रूलिंग मुगल एम्पर। उस टाइम पे औरंगज़ेब का काल चल रहा था मुगल एम्परर्स में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का समय था। तो डॉक्टर हरदेव सिंह जो है उनका कहना यह है कि उस टाइम पे कन्वर्जन्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था कि हिंदू धर्म से या सिख धर्म से आप इस्लाम में कन्वर्ट हो, या तो गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा या फोर्सफुली। व्हेन पीपल वर चार्ज्ड विद सम क्राइम और मिसडिमिनर दे वुड बी पार्डन्ड इफ दे कन्वर्टेड। अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई क्राइम का चार्ज लग जाता था तो उसको ये कहा जाता था कि हम आपको माफ़ कर देंगे अगर आप कन्वर्ट हो जाओगे। अगर वो हिंदू धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो उनकी जो गलती थी उसको माफ़ कर दिया जाता था। गुरु तेग बहादुर हु स्टार्टेड ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली थ्रू मालवा एंड माझा फर्स्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द अथॉरिटीज़ व्हेन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग एट द ग्रेव्स ऑफ पीर एंड फकीर। तो गुरु तेग बहादुर जो हैं, जब उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया, सब जगह जगह वो घूमे, तो वो अथॉरिटीज़ से टकराने लगे इस चीज़ पे कि जो लोग पीर पे या फ़कीर की जो पूजा करते हैं, उनकी ग्रेव्स पे, उनकी मज़ारों पे जो पूजा करते हैं, वो उनके खिलाफ़ हो गए। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि ये एक सही तरीका नहीं है किसी की पूजा करने का। ही प्रीज्ड अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस गलत है। एंड अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू बी निर्भव, यानी कि फियरलेस होना चाहिए आपको, और निर्वैर होना चाहिए, यानी विदाउट एनवी होना चाहिए। अगर हम गुरु जी की शहादत देखें तो अनंतपुर साहिब जाएँ तो गुरु वॉज अप्रोच्ड बाय कृपा राम। तो वहाँ पे कृपा राम थे जो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे। वो वैली से गुरु जी के पास आए, गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की कि जो औरंगज़ेब के कहने पे सभी लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है तो आप उससे प्लीज़ हमें बचाएं। तो जो दास थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि लोकल चीफटेन्स हैड टोल्ड हिम टू कन्वर्ट और फेस रेट्रीब्यूशन, कि या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो गुरु एश्योर्ड दास एंड हिज ग्रुप ऑफ हिज प्रोटेक्शन एंड टोल्ड देम टू टेल द मुगल्स दैट दे शुड फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट द गुरु। तो उन्होंने कहा कि पहले वो गुरु को बदलने की कोशिश करें। अगर गुरु बदल गए, यानी अगर गुरु तेग बहादुर जी जो हैं उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, तो दूसरे पर्सन जो हैं वो भी अपना धर्म चेंज कर लेंगे। तो पहले उन्होंने ये कहा कि औरंगज़ेब से कहना कि पहले वो उनका धर्म चेंज करने की कोशिश करे। तो औरंगज़ेब ने इसको खुली चेतावनी समझी, ओपन चैलेंज समझा अपनी अथॉरिटी के लिए। तो जो श्री गुरु बिलदास ये क्या लिखा है, श्री गुरु बिलास पातशाही 10वीं जो है, जो एक बायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की बाय कवि सूखा सिंह, रिटन इन 1797। गुरु खुद दिल्ली गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं गुरु तेग बहादुर हूँ। तो उसके बाद मुगल्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो औरंगज़ेब ने ऑर्डर किया पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु। जब गुरु नहीं माने, उन्होंने धर्म चेंज नहीं किया, तो औरंगज़ेब ने कहा कि इनका पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाएगा, यानी इनको पब्लिकली सबके सामने मारा जाएगा। तो 11 नवंबर 1675 को उनको मारा गया। ही वॉज टॉर्चर टू दैट, उनको टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया, बीहेडेड एट चांदनी चौक। और चांदनी चौक पे, जो दिल्ली में चांदनी चौक है, वहाँ पे उनको उनका शीश काट दिया गया। उन्हीं के नाम से, उसी के वजह से वहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, क्योंकि वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गया था। विद इस 3 कंपेनियंस, उनके साथ उनके 3 कंपेनियंस जो थे उनको भी मार दिया गया। एक तो भाई माटीदास को मारा गया, जिनको काट दिया गया बीच में से, भाई सतीदास को जिनको जला दिया गया, और भाई दयाला जी को जिनको एक उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। टिल द वेरी एंड दे वर आस्क्ड टू चेंज देयर माइंड्स। लास्ट तक उनसे कहते रहे कि आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए, बट दे रिमेन रिजोल्यूट। 1784 में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया, उसी जगह पे जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर। ये थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री थी, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स में आ रहा है क्योंकि 401st एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट GS3 की न्यूज़ अगर हम देखें तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, वो जो तेलंगाना में बहुत ज़्यादा पार बॉइल्ड राइस यानी कि अध पके चावल जो पैदा होते हैं, तो वहाँ पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि अब हम उस चावल को प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, उस चावल को नहीं लेंगे, क्योंकि FCI के पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्टॉक है। लेकिन उसके बाद FCI ने नया मूव लिया है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना ये है
कि वो चावल तो ले लेंगे तेलंगाना से, लेकिन उसके लिए उन चावलों को पहले फोर्टिफाई करना पड़ेगा। फोर्टिफाई का मतलब ये हुआ कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स के साथ उनके अंदर चीज़ें मिलानी पड़ेंगी चावलों में, जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ सके। तो 600 राइस मिल्स जो हैं वो ब्लेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल करने जा रही हैं राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। तो मूव कम्स इन द वेक ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीइंग, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब एग्री कर गया है टू बाय ओनली फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस फ्रॉम तेलंगाना, कि सिर्फ जो फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस होगा उसको ही हम तेलंगाना से खरीदेंगे। एज मैनी एज 600 ऑफ द 900 मेजर राइस मिल्स इन तेलंगाना हैव इंस्टॉल्ड ब्लेंडिंग मशीन्स टू ऐड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा सके, यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको जोड़ा जा सके। उसके लिए 600 जो मिल्स हैं उन्होंने ऐड कर दिए हैं अपने यहाँ मशीन्स को। टू पार बॉइल्ड राइस मिल्ड फ्रॉम पैडी ब्रॉट बाय दैम इन द रबी सीजन, तो रबी सीजन के तहत जो चावल निकले हैं उनमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। द मिल्स स्टार्टेड इंस्टॉलिंग द मशीन सिंस द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैड एग्रीड टू बाय फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस। अब राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? राइस फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर राइस। अब अगर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना हो रेगुलर राइस में यूजिंग एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट है हम उसका एक डो बना लेते हैं, उसका एक आटे की तरह गूंद लेते हैं उसको। उसके बाद एक मशीन में जाके वो छोटे छोटे दानों की तरह टूट जाता है, जिस तरह से चावल के दाने होते हैं वो उस तरह से टूट जाता है, और उन छोटे छोटे दानों को फिर चावल के साथ मिला दिया जाता है। जिससे क्या होगा कि जब आप चावल पकाएंगे या चावल खाएंगे तो चावल के जो असली चावल के जो दाने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के दाने भी आपके पास आएंगे। तो राइस फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग एन एक्सट्रूडर मशीन। तो जो फोर्टिफाइड राइस के जो कर्नल्स हैं, यानी कि जो टुकड़े हैं, जो आप कह सकते हो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको एक मशीन से बनाया जाता है और उनको बाद में चावलों के साथ मिला दिया जाता है। दीज कर्नल्स आर देन ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस, उसको बाद में चावलों के साथ मिला दिया जाता है टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड राइस। द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड टू ब्लेंड इंक्लूडेड, अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको मिलाया जाता है वो क्या 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 चीज़ होती है उनके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होती है, विटामिन डी होता है और B12 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उस फोर्टिफाइड राइस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर विमेन में देखा जाता है कि, या मेन में भी देखा जाता है कि अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वो ब्लड में अगर आयरन की कमी होती है तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से राइस फोर्टिफिकेशन एक तरीका निकाला गया है कि अगर चावलों में हम फोर्टिफाई कर दिया जाएगा चावलों को, तो लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर जब विटामिन डी, फॉलिक एसिड और आयरन दिया जाएगा, चावलों के साथ जाएगा, तो उससे जो बाद में होने वाला दवाइयों पे खर्चा है वो उनका बच सकता है। द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस फॉलोज दैट ऑफ सॉल्ट ऑयल्स। अब देखिए जो राइस का जो फोर्टिफिकेशन है ये किसके बाद हो रहा है? ये सॉल्ट, ऑयल, मिल्क, वीट, यानी सभी के साथ गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी को वो फोर्टिफाई करे। यानी कि सॉल्ट, नमक को भी फोर्टिफाई किया है, जैसे आयोडीन के साथ नमक को किया था। उसके बाद तेल को भी किया जा रहा है, दूध को भी किया जा रहा है, गेहूं को भी किया जा रहा है, विच इज़ इन द सेंटर बास्केट फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिशन बाय 2024, कि 2024 तक सभी चीज़ों को फोर्टिफाई किया जाएगा। सेंटर प्रपोज द सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन द PDS, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं उनके तहत सेंटर ने प्रपोज किया है कि फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, टू इम्प्रूव इम्यूनिटी लेवल्स ऑफ पीपल, जिससे कि लोगों की जो इम्यूनिटी लेवल है, प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा स्तर है, वो बढ़ सके। इन द बैकग्राउंड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस एंड अदर पैथोजेंस, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक चला था उसके चलते भी ये ध्यान रखा जा रहा है लोगों के लिए कि अगर लोगों की बॉडी में ताकत रहेगी तो उनको बीमारी से लड़ने की, उनके अंदर जो क्षमता है उनकी, वो भी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नॉइज़ के ऊपर। अगर हम बात करें तो अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग रूल्स निकाल रही है लाउड स्पीकर्स के ऊपर, कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है मॉस्क के ऊपर और टेम्पल्स के ऊपर, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं कि उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनकी आवाज़ सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए। अगर मंदिर में कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है या किसी मॉस्क में, किसी मस्जिद में कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है, तो उसकी आवाज़ सिर्फ उसी के प्रेसिडेंट्स में आनी चाहिए, यानी कि मस्जिद के अंदर ही रहनी चाहिए या मंदिर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो जानने की है कि नॉइज़ क्या होता है और नॉइज़ का लेवल क्या है। तो ये साइंस का एक टॉपिक है, तो GS3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आप एस्से भी लिखते हैं तो एस्से में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास पॉल्यूशन के ऊपर एस्से आता है तो आप नॉइज़ पॉल्यूशन जब उसमें लिखेंगे तो उसके ऊपर एस्से में आप इसको मेंशन कर सकते हैं।
तो वो पूछ रहा है, वो कहना चाह रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉइस है। देखिए जो बैकग्राउंड की न्यूज़ है, बैकग्राउंड की न्यूज़ तो यही है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे, हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि लाउड स्पीकर्स को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये तो एक न्यूज़ हो गई कि लाउड स्पीकर्स को हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉइज़ का क्या मतलब होता है अंडर द लॉ। तो एज़ पर द CPCB यानी कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनका कहना ये है कि फॉर नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। तो नॉइज़ क्या है? कोई भी अनचाही जो आवाज़ होगी, अनवांटेड साउंड जो होगी, वो अपने आप में नॉइज़ होगी। साउंड विच प्लीजेज द लिसनर, वो आवाज़ जो किसी पर्सन को बहुत पसंद आती हो उसको हम म्यूज़िक कहते हैं, और जो किसी को दर्द या पेन या अनॉयंस करती हो उसको हम नॉइज़ कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर म्यूज़िक किसी के लिए सभी के लिए म्यूज़िक हो और हर नॉइज़ सभी के लिए नॉइज़ हो सकता है कि कोई आवाज़, कोई साउंड किसी के लिए अच्छी हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन को उससे दिक्कत हो रही हो। एट टाइम्स व्हाट इज़ म्यूज़िक फॉर सम कैन बी नॉइज़ फॉर अदर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोगों को पसंद आ रही है कोई आवाज़, हो सकता है दूसरे लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के आसपास कोई फंक्शन हो रहा हो किसी के यहाँ पे और आपका कल को एग्ज़ाम है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर उनके यहाँ डीजे चल रहा है और उनके यहाँ म्यूज़िक चल रहा है तो वो उनके लिए तो म्यूज़िक है, लेकिन आपके लिए एक तरह से नॉइज़ हो गया क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। तो कंडीशंस के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपको तो उस टाइम पे पढ़ना था या आपको कंसंट्रेशन करना था, तो वो आपके घर के पास डीजे बज रहा है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एनी अनवांटेड साउंड दैट कॉजेज अनॉयंस, इरिटेशन, पेन टू द ह्यूमन ईयर इज टर्म्ड एज नॉइज। अब एक नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं 2000 के, तो उनका क्या कहना है? जो सेक्शन 2A है ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, उसमें नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट कहा गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो सेक्शन 2 जो है एयर एक्ट 1981 का, उसमें नॉइज़ को एयर पॉल्यूटेंट कहा गया है। और जो नॉइज़ पॉल्यूशन है और उसके जो सोर्सेज हैं वो सब रेगुलेट किए जाते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2000 के तहत। किसके तहत आया है? जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो आप कह सकते हैं अम्ब्रेला एक्ट है, उसके तहत नॉइज़ को डिफाइन किया गया है। एक्ट हैज़ डिफाइंड एम्बियंट एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल्स। अब इस एक्ट ने, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसने बताया है कि कौन कौन से एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल्स हैं, साइलेंस जोन्स क्या हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लाउड स्पीकर्स पे, हॉर्न्स पे, यानी जो लोग गाड़ियों के, बाइक्स में जो हॉर्न बजाते हैं, साउंड एमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, कहीं पे अगर जो कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, और जो पटाखे चलते हैं, पटाखे फूटते हैं, तो इन सभी के ऊपर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। अब पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या थ्रेशोल्ड लेवल है, एक्सेप्टेबल लेवल है नॉइज़ का, यानी कहाँ तक आवाज़ जो है वो सीमित है या कहाँ तक आवाज़ एक्सेप्ट की जा सकती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स ने डिफाइन किया है एक्सेप्टेबल लेवल्स डिफरेंट जोन्स में, डे टाइम के लिए और नाइट टाइम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डे टाइम कौन सा है, नाइट टाइम कौन सा है, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक को डे टाइम कहा जाता है, और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसको नाइट टाइम कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो परमिसिबल लिमिट है वो 75 डेसिबल्स है। तो डेसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साउंड होती है, साउंड की या नॉइज़ की जो एक यूनिट होती है जिसमें उसको मेजर किया जाता है, वो डेसिबल होती है। और डे टाइम के लिए तो 75 डेसिबल्स है और नाइट टाइम के लिए 70 डेसिबल्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। डे टाइम को कहा जाता है सुबह 6 से लेकर रात के 10 तक, और नाइट टाइम को कहा जाता है रात के 10 से सुबह के 6 तक। कमर्शियल एरियाज़ में ये 65 डेसिबल फिक्स है दिन में, और रात में 55 डेसिबल फिक्स है। और रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे घर वगैरह होते हैं लोगों के, दिन में 55 डेसिबल फिक्स्ड है, और मतलब फिक्स्ड का मतलब हो गया यहाँ पे मैक्सिमम लेवल यहाँ इतना जाना चाहिए, और रात में 45 डेसिबल तक है। साइलेंस जोन जो होते हैं, जैसे कि वो एरियाज़ जो हॉस्पिटल के पास होते हैं, स्कूल्स के पास होते हैं, कॉलेजेस के पास हैं, कोर्ट्स के पास हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में है, तो वहाँ पे दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक ही वहाँ पे शोर हो सकता है, नॉइज़ का लेवल हो सकता है। अब देखते हैं कि रूल्स क्या हैं लाउड स्पीकर्स को यूज़ करने के। द रूल्स ऑल्सो स्टेट दैट अ लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम शेल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। यानी कभी भी आपको पब्लिक एड्रेस करना हो तो वहाँ पे आपको जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में या मॉस्क कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी अगर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अथॉरिटी की परमिशन के बाद ही आप लाउड स्पीकर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। बिना उनके अथॉरिटी के आप लाउड स्पीकर्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि कैन प्रोवाइड एग्जेम्पशन, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्पशन भी दे सकता है ड्यूरिंग एनी कल्चरल या रिलीजियस फेस्टिवल ओकेजन्स। मान लेते कोई भी कल्चरल, सांस्कृतिक या रिलीजियस यानी कि धार्मिक कोई भी अगर उत्सव होने वाला है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन ऑल ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। पूरे साल भर में 15 दिन ही आपको अलाउ किया जा सकता है कि आप लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई
इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते बिना परमिशन के। इसके अलावा आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अब नॉइज़ का देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। तो नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पे तो काफ़ी रिसर्च की गई है। नॉइज़ पोल्यूशन पे अभी तक भी इतनी रिसर्च नहीं की गई है। WHO के अकॉर्डिंग 1.1 बिलियन पीपल, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर के आदमी जो हैं, 100 करोड़ ऊपर आदमी 12 से 35 साल के, वो हियरिंग लॉस के चपेट में आ सकते हैं ड्यू टू नॉइज़ एक्सपोजर। क्योंकि नॉइज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अलग अलग शहरों में। तो 1.1 बिलियन पीपल पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो 12 साल से लेकर 35 साल तक के बीच के हैं, उनको सुनने में दिक्कत आने जा रही है। WHO हैज़ स्टेटेड दैट देर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट नॉइज एक्सपोजर एट नाइट कॉज सेल्फ रिपोर्टेड स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर रात में आवाज़ें ज़्यादा होंगी, अगर रात में शोर ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि लोगों को नींद खराब आएगी, यानी नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आएगी, बॉडी को प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं बॉडी में वो आना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद क्या होगा, एक के बाद एक बीमारी आती रहेंगी, और इससे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम की हेल्प लेगा, चाहे भारत में वो आयुष्मान भारत की स्कीम की हेल्प ले या किसी भी स्कीम की हेल्प ले, तो उससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी उल्टा बढ़ जाएगा। WHO also states there is evidence, albeit limited, that disturbed sleep causes fatigue, accident and reduced performance। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं आपकी नींद में कोई भी दिक्कत रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको थकान रहेगी, दुर्घटनाएं संभावित हैं, और जो आपका जो प्रदर्शन होगा, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें भी कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं। वेरियस फिजिकल डिसऑर्डर्स ड्यू टू हायर नॉइज इंक्लूड टेम्परेरी डेफनेस। अब फिजिकल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, एक तो टेम्परेरी डेफनेस, यानी कि हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए डेफनेस हो जाए, यानी कि आपको सुनाई ना दे, हेडेक रहे, सिर में दर्द रहे, और बीपी बढ़ जाए, तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये सब चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है नियो बैंक्स का। उन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है इस बार UPSC या UPPCS में। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का मेंशन किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार 2022-23 की जो 1 फरवरी 2022 को जो बजट स्पीच हुई थी, उसमें इसका मेंशन किया गया था। कहा गया था कि 75 बैंक्स ऐसे खोलने हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि 75 नंबर इस पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस साल भारत को आज़ाद हुए 75 ईयर्स होने जा रहे हैं 15 अगस्त 2022 को। तो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण हैज़ रीआइटरेट हर बजट अनाउंसमेंट ऑन सेटिंग अप 75 डिजिटल बैंक्स। तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप करने जा रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ द कंट्री दिस ईयर। तो अनाउंसमेंट क्या था, तो जो अनाउंसमेंट था कि जो 2022-23 का जो बजट था, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि रिसेंट ईयर्स में देखा जा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस हैं वो बहुत तेज़ी से देश के अंदर बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट इज़ कॉन्टीन्यूसली एनकरेजिंग दी सेक्टर्स। सरकार जो है इन सेक्टर्स को, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग हो, डिजिटल पेमेंट हो, उसको बढ़ावा दे रही है। दी सेक्टर्स टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, की डिजिटल बैंकिंग जो है वो सभी जगहों पे पहुँचे। टेकिंग फॉरवर्ड दिस एजेंडा एंड टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस, इट इज़ प्रपोज्ड टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। की 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको सेटअप किया जाएगा। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट है या हब है, जो हाउस करता है कुछ मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें डिजिटली काम सारा होगा फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, कि जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किया जा सके लोगों को, एंड सर्विसेज एज वेल एज सर्विसिंग एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विस दी जा सके, एंड सर्विसेज डिजिटली इन सेल्फ सर्विस मोड एट एनी टाइम। और जो सेल्फ सर्विस मोड है उसमें भी काम किया जा सके। अब ये बात आती है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं इनको सेटअप कौन करेगा। एक तो कमर्शियल बैंक्स इसको सेटअप कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक ये नहीं कर सकते। बाकी कमर्शियल बैंक और कौन से कर सकते हैं, जैसे कि PNB हो गया, SBI हो गया, ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन RRB नहीं करेंगे, पेमेंट बैंक नहीं करेंगे, और लोकल एरिया बैंक नहीं करेंगे। विथ पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, जिनके पास पहले डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर परमिटेड टू ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन टायर 1 से लेके टायर 6 सिटीज़ में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया होगा, मान लेते किसी बैंक को अगर रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो वो तो नहीं खोल सकता डिजिटल बैंकिंग यूनिट। अगर किसी बैंक को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया तो सभी बैंक्स खोल सकते हैं, लेकिन RRB नहीं खोल सकते, पेमेंट बैंक नहीं खोल सकते, और लोकल एरिया बैंक्स नहीं खोल सकते। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दीज यूनिट्स। तो कौन कौन सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। एज पर द RBI ईच डिजिटल बैंकिंग यूनिट
मस्ट ऑफर सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, कि कुछ आपको मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं वहाँ पे। सच प्रोडक्ट्स कुड बी ऑन बोथ लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड, कि लाइबिलिटी की साइड भी होनी चाहिए और एसेट की साइड भी होनी चाहिए, यानी कि आप लोन भी दे सकते हो उससे और आपके यहाँ कुछ एसेट भी आ सकता हो। डिजिटली वैल्यू एडेड सर्विसेज टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स वुड ऑल्सो क्वालिफाई एज सच। तो सर्विसेज कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है, करंट अकाउंट खोलना है, एफडी खोलनी है, आरडी खोलनी है, डिजिटल किट खोलना है कस्टमर्स के लिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड देने हैं, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांसिट सिस्टम कार्ड्स देने हैं, यानी कि जो मेट्रो कार्ड्स होते हैं। उसके बाद डिजिटल किट देनी है मर्चेंट्स को, यूपीआई का क्यूआर कोड देना है, भीम कार्ड, आधार, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है, यानी ये सब चीज़ें जो आजकल हम देखते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट को खोला जा रहा है। दूसरी सर्विसेज अगर हम देखें, जो अदर सर्विसेज इंक्लूड मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स फॉर आइडेंटिफाइड रिटेल। अब देखिए रिटेल के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए या सिस्टमेटिक लोन्स के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस में ऑल्सो इंक्लूड एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ सच लोन्स। तो एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक, यानी पूरा का पूरा लोन जो है आपका डिजिटली हो जाएगा, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कि हम जो अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट करें और आपको लोन जब तक मिलेगा डिसबर्सल तक, सब चीज़ें पूरा इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ किस तरह से कॉम्पीट करेंगी। तो देखा जा रहा है कि करंटली जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा है वो एक नियो बैंक की तरह काम कर रहा है। नियो बैंक्स क्या होते हैं? नियो बैंक्स एक नया टर्म है, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि नियो बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली काम करते हैं या इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम नियो बैंक्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं नियो बैंक्स के रूप में, ऑफर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, सिर्फ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट दे डू सो इन पार्टनरशिप विद एनबीएफसीज, लेकिन वो उसको एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप में कर रही हैं। सम ऑफ द नियो बैंक्स जो हैं जो ऑफर कर रही हैं सर्विसेज भारत में, वो जुपिटर है, एफआई मनी है, नियो है, रेजर पे एक्स है। अब देखिए सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जुपिटर, एफआई मनी, नियो, ये न्यूज़ में है, ये सब क्या हैं? तो ये सब नियो बैंक्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। Compared to conventional banks with online and mobile banking facilities, न्यू बैंक्स या डिजिटल बैंक्स एक्सेल एट प्रोडक्ट इनोवेशन। तो यहाँ पे जो है क्योंकि सारा काम इंटरनेट के थ्रू ही होना है, तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्शन जो है या जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। गिवन द अरेंजमेंट दे हैव करंटली विद एनबीएफसीज या शेड्यूल बैंक्स टू कंडक्ट द एक्चुअल बैंकिंग पार्ट, सम इन द इंडस्ट्री हैव पैक्ड दीज डिजिटल बैंक्स। अब देखिए यहाँ पे ये न्यू बैंक्स काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्प ले रहे हैं ये जो पुराने इस्टेब्लिश्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी से या एनबीएफसी से हेल्प ले रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोग इनको जो है ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी कह रहे हैं न्यू बैंक्स को। तो ये भी पूछा सकता है आपसे कि ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उसको कहा जा रहा है, तो ये न्यू बैंक्स को कहा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट। जिस तरह से रबी सीज़न अभी कंप्लीट हुआ है और खरीफ सीज़न अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो रबी सीज़न के कंप्लीट होने के बाद यानी कि जो नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो पीरियड था, यहाँ पे अब गेहूं की फसल अलग अलग राज्यों में कट रही है। तो अलग अलग गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अलग किसानों से गेहूँ को प्रोक्योर कर रही है। तो बात यह आती है कि गेहूं की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि जो सरकार गेहूं खरीदती है सस्ते गल्लों की दुकानों पे देने के लिए, उस किसानों से किस तरह से उसको खरीदती है। सेंटर प्रोक्योर्स वीट बाय पेइंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी है, तो उस वो प्रोवाइड करती है सेंटर वीट को खरीदने के लिए, अनाउंस्ड फॉर द क्रॉप वाइल स्टेट्स डू इट अंडर टू सिस्टम। अब देखिए सेंटर तो एमएसपी के तहत गेहूं खरीदती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी राज्य की सरकार है, वो दो तरीके से गेहूं खरीदती है। एक तो खरीदती है पहले तो सेंट्रलाइज्ड तरीके से, जिसको नॉन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है। तो गवर्नमेंट कैसे खरीदती है अगर हम देखें, तो पहले सिस्टम में तो देखें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू वीट को प्रोक्योर कर लेती है फ्रॉम द परचेज सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द स्टेट्स। की अलग अलग सेंटर्स को एक स्टेट के अंदर अलग अलग जगहों पे परचेज सेंटर बना दिया जाता है। सभी किसान जो हैं अपना अपना गेहूं जो भी उनका प्रोडक्शन होता है सब उस जगह पे ले आते हैं परचेज सेंटर पे, और वहाँ पे एफसीआई जो है वहाँ से उसको खरीद लेगा। तो अलग अलग बेसिस पे उसको खरीदा जाता है कि उसकी मॉइस्चर कैसा है, उसके अंदर उसकी चमक कैसी है गेहूं की, और वो टूटा हुआ है या पूरा साबुत दाना है, तो उस हिसाब से गेहूं के दाम जो है लगाकर एफसीआई उनसे खरीद लेता है। पंजाब में और हरियाणा में
किसान जो हैं वो अपनी क्रॉप को एक सेंट्रल एजेंसी को बेचते हैं या स्टेट एजेंसीज को बेचते हैं आड़तिया के थ्रू, यानी कमीशन एजेंट्स के थ्रू। तो बीच में आड़त होते हैं जो आड़तियाँ हैं उनके थ्रू पंजाब हरियाणा के अंदर इसको बेचा जाता है। द वीट प्रोक्योर्ड बाय द स्टेट एजेंसीज इज हैंडेड ओवर टू द एफसीआई। जब वीट जो स्टेट एजेंसीज खरीदती हैं उसको एफसीआई को दे दिया जाता है स्टोरेज करने के लिए या उन राज्यों में भेजने के लिए जहाँ पे वो गेहूँ कंज्यूम होगा, क्योंकि गेहूँ हर राज्य में नहीं होता है लेकिन कंज्यूम ज़्यादातर मैक्सिमम सभी राज्यों में होता है। एफसीआई जो कि एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है वीट प्रोक्योरमेंट का, पेज द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योर्ड वीट टू द स्टेट एजेंसीज। उसके बाद जब एफसीआई स्टेट एजेंसीज से जब गेहूँ ले लेगा तो वो उनको उस गेहूँ के जो दाम होंगे वो स्टेट एजेंसी को प्रोवाइड कर देगा। एफसीआई ऑफिशियल सेड दैट अंडर द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो 1990 में अपनाया गया था टू प्रमोट लोकल प्रोक्योरमेंट। अब देखिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया गया था, उससे पहले क्या होता था कि एफसीआई गेहूँ खरीदता था और उसके बाद अपनी एक सेंट्रल लोकेशन पर उसको जमा करता था और फिर वहाँ से फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पे भेजता था। तो अब एफसीआई ने क्या करा कि हर जगह पे कुछ कुछ दूरी पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में कलेक्शन सेंटर बना दिए और सभी को एफसीआई का नाम दे दिया कि सभी वो एफसीआई के वेयर हाउस हैं या गोडाउन हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं पे भी गेहूं की किल्लत होगी, कहीं पे भी गेहूं की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है कि गेहूं जो है बहुत दूर 200-300 किलोमीटर दूर से ही गेहूं पहुंचेगा। आसपास में 20-30 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई कलेक्शन सेंटर होगा तो गेहूं वहीं से पहुंच जाएगा। तो 1990 में ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था इसको अपनाया गया था टू प्रमोट लोकल प्रोक्योरमेंट, जिससे कि लोकल प्रोक्योरमेंट को प्रमोट किया जा सके एंड सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टाइम। और जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, उसको सेव किया जा सके। द स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज प्रोक्योर स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट वीट अगेंस्ट द सेंटर्स एलोकेशन centers allocation for targeted PDS and other weaker sections with the state, and that the excess stocks procured by the state and its agencies are handed over to FCI। और मान लेते जो एक्सेस स्टॉक अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा FCI को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है गेहूँ खरीदने में, उसको स्टोर करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में अंडर द डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तहत उसको सेंटर के द्वारा रिम्बर्स कर दिया जाएगा, स्टेट्स को उसके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम पेइंग द एमएसपी विच इज़ अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द रबी हार्वेस्टिंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सीएसीपी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल साल भी पूछा गया था। अभी जो उत्तराखंड पीसीएस में पीएससी में जीके का पेपर हुआ है, एई वाले एग्जाम में, उसमें पूछा गया था कि सीएसीपी के द्वारा कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। 23 क्रॉप्स के लिए किया जाता था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो गेहूँ के लिए जो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है वो सीएसीपी के रिकमेंडेशंस के तहत किया जाता है। तो इसके तहत किस किस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस किस चीज़ के पैसे देती है। एक तो जो गेहूँ का पैसा है वो तो देगी, साथ साथ अहेड़तिया का कमीशन भी देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देंगी, वहाँ मंडी लेबर की जो चार्ज है वो देगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो यातायात में खर्चा हुआ उसका दिया जाएगा, कस्टडी मेंटेनेंस चार्ज दिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज, गन्नी बैग के कॉस्ट यानी कि जिस बैग में गेहूँ भर के आता है वो जो गनी बैग होता है, जूट का जो बैग होता है उसके अंदर, और स्टैट्यूटरी टैक्सेस। तो द कॉस्ट ऑफ एक्सेस स्टॉक्स हैंडेड ओवर टू द एफसीआई इज रिम्बर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है। हाउ मच वीट इज़ प्रोक्योर्ड फॉर द सेंट्रल पूल। देखिए ये अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना गेहूँ एफसीआई जो है हर साल सेंट्रल पूल में प्रोक्योर करता है। तो अगर हम देखें तो एफसीआई ने 2011 से लेकर 2021 तक सेंट्रल पूल में 25 से 40% टोटल वीट प्रोडक्शन, भारत में जितना भी वीट पैदा होता है उसका 25 से लेकर 40% 2011 से लेकर 2021 तक एफसीआई प्रोक्योर करता है हर साल। प्रोक्योरमेंट डबल हो गया है पिछले 10 सालों में। 2011 में 22.5 मिलियन टन गेहूं एफसीआई खरीदता था, अब वो बढ़कर 43.3 मिलियन टन हो गया 2021 में। प्रोक्योरमेंट स्केल क्या है अगेंस्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया। तो 2011 में जो टोटल प्रोडक्शन था गेहूं का वो 88 मिलियन टन था और अब 2021 में वो बढ़कर 109 मिलियन टन हो गया है। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट जो है 2011 में 26% हुआ करता था और जो बढ़कर 2021 में 40% हो गया है। तो प्रोक्योर्ड ग्रेन इज़ यूज फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़। अब जो प्रोक्योर्ड ग्रेन है वो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार जो अलग अलग देशों की सहायता करती है, चाहे वो मोजम्बिक हो, मेडागास्कर हो, श्रीलंका हो या यमन हो, अलग अलग देशों में जो भारत ने जो जिस भी देश में मुसीबत पड़ी है उस टाइम पे जो गेहूँ प्रोवाइड करवाया है, तो वो भी इसी के तहत जो गेहूँ मिलता है एफसीआई जो खरीदती है उसी तहत गेहूँ प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार द्वारा। एंड मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर एन इमरजेंसी पीरियड। तो रिमेनिंग 60% ऑफ द प्रोडक्शन गोज टू द बेकरी इंडस्ट्री। अब देखिए जो 40% तो सरकार ने खरीद लिया, बाकी 60% गेहूँ कहाँ जाता है, वो बेकरी इंडस्ट्री पे जाता है या दूसरे जो वीट रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, सारा गेहूँ फिर वहाँ पे चला जाता है।
फार्मर्स ऑल्सो कीप सम ऑफ हिज वीट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। और कुछ गेहूँ जो है वो किसान अपने पास रखते हैं जिससे कि वो उनको खुद यूज़ कर सके, पूरे साल उनको जो अपना घर का जो राशन चलाना है उसके लिए कुछ गेहूँ वो अपने यहाँ रख लेते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के यानी कि 9 मई के करंट अफेयर्स गाइस। इनको आप पढ़ते रहिएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।